वेलकम एवरीवन। आदित्य सीटेट क्लासेस चैनल पर सीटेट्स जितने भी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स उन सभी की फ्री क्लासेस चैनल पर होती है। आज सीटेट 2022 में टेस्ट सीरीज का शुरुआत किया जा रहा है और आज पहला पार्ट 1 है और इसमें आज टेस्ट सीरीज में आपको सीटेट पेपर 1 का हिंदी पेट्रोलॉजी का आरंभ किया जा रहा है। चैनल पर सीडीपी मैथ की क्लासेज हो रही हैं, हो चुकी भी हैं, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब लोग जरूर जाके देखिए और इस सेशन को सब अवश्य शेयर कर दें क्योंकि अब से आपको सप्ताह में उम्मीद करते हैं कि 3 या 4 दिन आपको है जो टेस्ट सीरीज आपकी क्लासेज रेगुलर होगी और मैं कोशिश करूँगा कि संडे क्लासेज भी आपको किया जाए क्योंकि एग्ज़ाम्स आपका नज़दीक आ चुका है। आपका जो एग्ज़ाम्स है जो 25 दिसंबर से शुरू होने वाला है, उम्मीद करते हैं 25 दिसंबर या तो उससे पहले भी आपको आरंभ कर दिया जाएगा और टेस्ट सीरीज का ये पहला वीडियो है और हिंदी पेट्रोलॉजी का इसमें आरंभ किया जा रहा है। पेपर 1 का सारा क्वेश्चन का इसमें इंक्लूड किया गया है जिसमें कि आपका सीटेट का 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 और जिन लोगों ने पेपर 1 सिलेक्ट किए हैं हिंदी पेट्रोलॉजी का उनके लिए भी आवश्यक है और जो लोग पेपर 2 भी सिलेक्ट किए उन लोगों के लिए भी आवश्यक है, दोनों के लिए आवश्यक है। और हिंदी पेट्रोलॉजी में पूरे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी टॉपिक से, जिसमें कि 15 क्वेश्चन से एक आपका कविता रहेगा और एक आपका पोएम रहेगा। बाकी 15 क्वेश्चन जो बच जाते हैं उसमें से आपको पेट्रोलॉजी का पूछा जाता है। तो और हम करते हैं हिंदी पेट्रोलॉजी का और इस सेशन को सब लोग जरूर शेयर कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा और सभी लोग लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट करेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ऊपर ये सभी प्रश्न हैं जो आपको प्रीवियस ईयर के हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? कहानियों और चित्रों का प्रयोग, दोहराव ड्रिल का प्रयोग, लिखित अभ्यास का प्रयोग, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। बताइए सभी लोग इसका आंसर क्या होगा? अब आपका एग्जाम्स नज़दीक आ चुका है तो चैनल पर आपको टेस्ट सीरीज की क्लासेस बहुत ज़्यादा चलेंगे। आपको प्रत्येक दिन मैं कोशिश करूँगा प्रत्येक दिन आपका है जो टेस्ट सीरीज क्लासेस आपका चलता रहे। तो कह रहा है कि यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं, मतलब कि कोई शब्द है और बच्चों को पहली बार वो लिखने का प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, वो बच्चे से सीखना भी चाहते देख करके, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा, सबसे अच्छा होगा? तो यदि बच्चों को हम लोग इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका आएगा, ये फर्स्ट आएगा, कहानियों और चित्रों का प्रयोग करके। इसका कहने का मतलब ये हुआ, इसका कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि यदि बच्चों को कहानी और चित्रों का दिखाया जाए, कहानी और चित्र दिखाया जाए तो बच्चे उस शब्द को लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बारे में जानने के लिए भी प्रैक्टिस करेंगे। यदि कोई शेर का एक चित्र बना दिया जाए, यहाँ पर समझिए कोई चित्र है शेर उड़ का, हमसे तो बनता है नहीं, किसी चौमान यहाँ पर चित्र है और यहाँ पर शेर आपका लिखा हुआ है, तो बच्चा दोनों जो सीखेगा, एक शेर शब्द को लिखा हुआ लिखने की प्रैक्टिस करेगा और एक जानेगा कि शेर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कहानी और चित्रों का प्रयोग करके बहुत ही सीख सकते हैं बच्चे। लिखित अभ्यास का प्रयोग करके बच्चे कभी भी शब्दावली सीखने में मदद नहीं कर सकते, चाहे उसको सीख नहीं सकते, ठीक है। पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके बच्चे सिर्फ उसको हूबहू उतार सकते हैं, उससे बच्चे सीख नहीं पाएंगे। दोहराव और ड्रिल का प्रयोग करके नहीं सकते, ठीक है। तो इसका कौन सा होगा? आपका फर्स्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बताइए। बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, शिक्षार्थियों का यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सीखना, शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मृत भाषा सीखने के सक्षम बनाना।
बहुभाषावाद मतलब क्या हो गया? मतलब दो से ज़्यादा भाषा। बहुभाषावाद मतलब क्या हो गया? दो से अधिक भाषा। बहु मतलब तो अधिक तो होता ही है। और इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? सब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और कितना आपसे सही हो रहा है वो नीचे, जब इसका क्लास जब एंड हो जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। और इस सेशन को सब शेयर कर दें। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूडिंग किया गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको टेस्ट सीरीज में आपको रनिंग होगा, तो ये आपका सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य क्या है? बताइए। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। पूरे 15 क्वेश्चन होंगे। सभी लोगों को पता है कि हिंदी पेट्रोलॉजी में पूरे कितने होते हैं? आपको पूरे 15 क्वेश्चन होते हैं। वैसे एक क्वेश्चन वो करवा चुका हूँ और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि बहुभाषावाद शिक्षा एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य ये है कि शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। इसमें यह होगा कि बालक जो होंगे ना वो कई तरह से सीखेंगे। देखिए, और मैं सबको बताता हूँ क्या क्यों नहीं होगा ऑप्शन। देखिए, यहाँ पर सेकंड करा कि शिक्षार्थियों को अतः समय में अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा थोड़ी सा पॉसिबिलिटी कि हर बच्चे चाहेंगे कि अत्यधिक से अत्यधिक बच्चे अत्यधिक से अत्यधिक शब्द है, भाषाएं हैं जो वो सीख सके। तो सेकंड गलत है। शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुभाषा मतलब उसमें सभी भाषाओं का प्रयोग है जो किया जाता है। और नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मृत भाषा सीखने का सक्षम बनाना, ऐसा कुछ नहीं है कि नौकरी के लिए सिर्फ आपको अंग्रेजी भाषा ही आपको जानना उपयोगी है। उसमें मृत मातृभाषा भी इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 है जो बिल्कुल सही है। हालांकि शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, अब ये कहा जा रहा है कि जैसे ये होता है ना कि आप किसी जैसे कि आप कोई क्षेत्र या कोई गांव में पढ़ाने के लिए गए हैं, ठीक है। यदि आपको इंग्लिश आता है, आपको हिंदी भी आता है, उसके अलग भी आपको जो उस क्षेत्र का जो लैंग्वेज होता है, जो भाषा जो होता है वो भी आपको आता है। तो आप किसी जगह पढ़ाने के लिए गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बालक को न आपको ये समझ में न वो समझ में आ रहा है, लेकिन आपको क्षेत्रीय जब भाषा को बोलना प्रारंभ करेंगे, ठेठ जो भाषा जो हम लोग आता है, मगही भाषा या ठेठ भाषा कहते हैं, तो वो उसको बोलने के लिए कभी कभी शब्द का प्रयोग कीजिएगा ना, तो बालक उसमें ज़्यादा समझ में आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए बहुभाषीय जो भाषा है उसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे, ठीक है। कह रहा है, सबको सो भी कर रहा होगा कि किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किस अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवरोधन कहलाता है? अनुमानिक, वैश्विक, स्थानिक, लेन देन। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए आंसर। कि किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किस अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल का कौन सा अवरोधन कहलाता है? तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है अनुमानिक, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन को समझिएगा। ये हिंदी पेट्रोलॉजी का पेपर 1 का है और ये सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंस है। जो पेपर 1 का भी जो देंगे, इसका एग्जाम्स देंगे, जो पेपर 2 में जो हिंदी सेकंड लिए उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और सिर्फ आपको पेट्रोलॉजी को ही हिंदी में करवाया जाएगा, आपको पोएम्स और स्टोरी आपको हिंदी पेट्रोलॉजी में नहीं करवाया जाएगा। वो आपके लिए बहुत ही ईजी होते हैं। और उसको एग्ज़ाम से पहले अगर समय मिलेगा तो मैं एक पोएम और दोनों का मैं एक स्पेशल क्लास भी लेकर आ जाऊँगा। और यदि उसकी क्लासेस चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइव चैट में नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो उसके बारे में मैं विचार कर सकता हूँ। ऐसे कहानी और पोएम सभी लोग को आता ही होगा, उससे सभी लोग बना भी सकते हैं, ठीक है। तो किसी पाठ्य सामग्री से, ठीक है, कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ,
तो बारीकी और गहनता के साथ तब पढ़ सकते हैं कि जब बच्चा को उसमें अनुमानिक हो। अनुमानिक मतलब ये हो कि कुछ चीज़, किसी चीज़ के बारे में कुछ दिया गया है तो आपको इतना तो अनुमान, आप अनुमानिक कहने का मतलब क्या होगा कि आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। कोई सूचना कुछ निकाला गया है तो उसमें कहने का मतलब ये हुआ कि बालक को उसको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि कोई किसी जानवर का कोई पिक्चर दे दिया, ठीक है, तो बच्चा जानेगा कि उसको फूड वाले चैप्टर में नहीं होगा, वो होगा कौन से चैप्टर में आपका होगा, वो आपका होगा एनिमल्स के चैप्टर में। तो वो अनुमानिक लगाया, ठीक है, अनुमान लगाया कि वो इस चैप्टर में होना चाहिए, ठीक है। स्थानीय मतलब कि वहाँ पर स्थान की कोई जगह का जिक्र नहीं करा, करे पाठ्य समय किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अध्ययन कहलाता है। तो यहाँ पर कोई स्थान में किसी चीज़ के बारे में जिक्र है जो नहीं किया जा रहा है, लेन देन के बारे में किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया जा रहा है, पैसे के बारे में कोई चीज़ का जिक्र आपको नहीं किया जा रहा है, तो आपको अनुमानिक जो होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि भाषा से संबंधित है। प्रभाव सटीकता बुद्धि, भाषाई मौखिक बुद्धि, शब्द वाली व्याकरण बुद्धि और दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि। बहुबुद्धि के सिद्धांत, बहुबुद्धि के सिद्धांत किसका, बहुबुद्धि के सिद्धांत में सिद्धांत के संदर्भों में से निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि भाषा के संबंधित है। तो मैंने आपको पहले ही ये किनका है तो हम बताएंगे कि ये बहुबुद्धि के सिद्धांत कौन दिए हैं, तो हमें बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लेफ्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते। तो इसका जो राइट हम समझो किस में होगा, ये होगा, ठीक है। भाषाई मौखिक बुद्धि, भाषाई मौखिक बुद्धि आपको बहुबुद्धि के सिद्धांत में आपको हार्वर्ड गार्डनर जी के द्वारा दिया गया था। उसमें आपको फर्स्ट थ्योरी में आपको पढ़ना भी है। आपको फर्स्ट में लिंग्विस्टिक मौखिक थ्योरी के बारे में पढ़ना भी था कि जिनको भाषा की पकड़ क्या हो सबसे मजबूत हो। तो देखिए इसमें थ्योरी से भी वो क्वेश्चन पूछा रहा है, ठीक है। देखिए दृश्यात्मक मतलब में स्थानिक बुद्धि नहीं था, तो ये गलत है। शब्द वाली व्याकरण बुद्धि का कोई जिक्र नहीं किया गया था। प्रभाव सटीकता बुद्धि कोई जिक्र आपको नहीं किया गया था। आपको भाषाई मौखिक बुद्धि के द्वारा जिक्र किया गया था। और बहुबुद्धि कितने दिए गए थे, 8 दिए गए थे। कितने दिए गए थे, 8 दिया गया था, ठीक है। कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार 8 बुद्धि है जो होते हैं, ठीक है। उसमें था भाषिक मौखिक बुद्धि, जिनकी भाषा की पकड़ क्या हो बहुत ही मजबूत हो, जैसे कि वकील हो गए, जैसे कि लेखक हो गए, इसमें उनकी भाषा की पकड़ क्या हो बहुत ही मजबूत हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। चलिए इनमें से कौन सा बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। अब पहला ऑप्शन है समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृति के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, सीमित रोजगार के अवसर, परिभाषिक जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 4 को बताइए, बहुत इजी प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। इनमें से कौन सा बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 100 भी कर रहा हूँ आपको, 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 4। देखिए असमृद्ध शब्दवाली और प्रभावशाली भाषण, ठीक है। प्रभावशाली भाषण इसलिए कर सकते हैं यहाँ पर प्रभावशाली भाषण इसलिए कर सकते हैं कि बालक है जो किसी भी लैंग्वेज में अपना भाषण जो दे सकता है, उसका जो भाषा जो होगा वो क्या बहुत ही प्रभावशाली होगा, ठीक है। हाँ वो अन्य रीजन्स या कल्चर्स के प्रति सहिष्णुता और सम्मान करेगा। जब उसके बारे में, उसके लैंग्वेज के उनके बारे में पता चलेगा, उनसे वो लैंग्वेज वो जानेंगे या नहीं भी जानेंगे तब भी वो
उसके प्रति है जो समान है जो करेंगे, ठीक है। सीमित नहीं होगा, सीमित रोजगार के अवसर नहीं होंगे, असीमित होंगे। असीमित मतलब कि बालक को हर एक प्रकार का बुद्धि और उसके पास हर एक प्रकार का लैंग्वेज उसको आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, तो उसके पास रोजगार का जो अवसर है वो सीमित ना होंगे, क्या होंगे, असीमित होंगे। हाँ, पारिभाषिक जागरूकता, हाँ वो अगर कोई उनके बारे में कुछ जानना चाहता है, किसी चीज़ के बारे में कुछ जानना चाहता है तो बच्चा उनको समझा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपका फर्स्ट में बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। फिर आपका थ्योरी से क्वेश्चन आ गया, पता है इसमें 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ले बायोसी का आया, ले बायोसी के अनुसार जब कोई बच्चा बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे, आंतरिक भाषा, निजी भाषण, सामाजिक भाषण, आत्म केंद्रित भाषण। तो ले बायोस्की जी ने आपको किस चीज़ का सिद्धांत दिए थे, सामाजिक संस्कृति का, सोशियो कल्चर का, सामाजिक संस्कृति का, सोशियो कल्चर थ्योरी दिए थे ले बायोस्की जी ने, ठीक है। और उन्होंने कहे थे कि बालक जो भी सीखेगा वो समाज से है जो सीखेगा, बालक जो कुछ भी सीखेगा वो कहाँ सीखेगा, समाज से सीखेगा। और उन्होंने उस चीज़ को 3 रूप में बताए थे, जेपीटी के बारे में बताए थे, स्कैप फोल्डिंग के बारे में बताए थे और एमक्यू के बारे में बताए थे। और सारा चीज़ का थ्योरी क्लास आपको हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है जो दिया हुआ रहेगा लेबोरेटरी का। सीडी पे थ्योरी क्लासेज एक स्पेशल हो चुकी है, उसके प्रीवियस से क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ, आप अवश्य जाके प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, देखें, चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने प्राइवेट स्पीच दिया था, क्या दिया था, प्राइवेट स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच में क्या था कि बालक है जो खुद से अंदर से अंदरूनी भाषा का अपना प्रयोग है जो करेगा, मतलब खुद से वो बातचीत करेगा कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। जैसे कि सीटेट का जो एग्जाम है वो 25 दिसंबर शुरू होने वाला है, एक अनुमान लगाया जा रहा है, उससे बाद में शुरू होगा, 26 से शुरू होगा, लेकिन 25 से 26 से किसी एक दिन में शुरू हो सकता है। तो बालक अब सोचेगा कि या कोई भी यहाँ पर जो तैयारी करो सोचेंगे यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ की तैयारी नहीं की है, कौन सा टॉपिक्स मालूम है, कौन सा टॉपिक बाकी है, तो वो खुद से अंदर से बात करेंगे। तो वो किसका आएगा, आंतरिक भाषा का। यहाँ पर लेबोरेटरी किसका जिक्र कर रहे थे, आंतरिक भाषा का, खुद के अंदर की भाषा को प्रयोग करना, इसके बारे में वो जिक्र नहीं किए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। हाँ, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ भाषा से जुड़ी है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में सब कुछ विस्तार रूप से मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है। अर्थ विज्ञान, उपयोगिता विज्ञान, आकृतिक विज्ञान, स्वर विज्ञान। सिर्फ हिंदी पेडोलॉजी के नहीं होंगे टेस्ट सीरीज, आपका सभी चैप्टर्स सभी सब्जेक्ट की आपकी टेस्ट सीरीज होने वाली है। आपका टेस्ट सीरीज है वो सभी सब्जेक्ट का होने वाला है, तो आरंभ हो चुका आज से। चलिए एक चीज़ के बारे में बताते हैं और एक चीज़ के बारे में हमको समझाते हैं। यहाँ पर उपयोगिता विज्ञान के बारे में जिक्र मैं करूँगा कि उपयोगिता विज्ञान पहले कहते हैं किसको। ये राइट आंसर नहीं है, बस ये जिक्र भी कर रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ कि कहते किसको है। उपयोगिता विज्ञान उसको कहा जाता है कि उपयोगिता विज्ञान का अर्थ है किसी भाषा को अपने सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने के व्यवहार में लाना या अपनी दिनचर्या में भाषा प्रयोग शामिल करना। तो उपयोगिता विज्ञान कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसका है जो क्या करते हैं, आप इसका डेली अपना प्रयोग है जो करते हैं, मतलब कि दिनचर्या में काम करने का है जो प्रयोग है जो आप करते हैं, चाहे वो दिनचर्या के लिए कोई भी, जैसे दिनचर्या में से बाजार जाना है तो ये सब्जी लाना है, चाहे वो लाना है, घर में भाषा का प्रयोग, घर में कुछ काम कर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से, माता पिता से कुछ और भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ और भाषा का प्रयोग करते हैं दिनचर्या के लिए, तो ये आपका होता है उपयोगिता विज्ञान वाला भाषा, ठीक है। अब स्वर विज्ञान किसे कहते हैं, स्वर विज्ञान आपको किसको विज्ञान के बारे में बताएंगे, स्वर विज्ञान किसको कहा जा रहा है। तो स्वर विज्ञान आपको उसे कह रहा है कि स्वर विज्ञान भाषा का घटक है जो ध्वनियों की गति की संरचना और अनुक्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों को उल्लेख करता है। तो इसमें क्या होता है कि अब जो शब्द जो बोलेंगे ना, जैसे अभी हम कुछ बोल रहे हैं तो इसमें स्वर व्यंजन सब मिक्स हो रहा है, ठीक है ना, तो वो अनुक्रमिक चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्वर विज्ञान को कहा जा रहा है, ठीक है। अब आकृतिक विज्ञान में आएंगे।
आकृति विज्ञान के बारे में समझिएगा, जानिएगा कि यह उपजी मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय जैसे शब्दों की आंतरिक संरचना के अध्ययन का संदर्भित करता है। इसमें जो आकृति जो विज्ञान जो होगा, आकृति में क्या आएगा आपको, कौन कौन सा आपको आएगा, उपसर्ग और प्रत्यय आएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यह तो ऑप्शन नंबर बी होगा उपयोगिता विज्ञान, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, और जिक्र करेंगे आपको। अब अर्थ विज्ञान एक बाकी रह गया था, तो यह शाब्दिक शब्दों का अर्थ का अध्ययन है। यह कुछ प्रतीकों और शब्दों का देख करके उस संचार को संभव बताता है। मतलब अर्थ विज्ञान के कहने का मतलब ये हुआ ना कि किसी शब्द का कुछ उसका अर्थ है जो निकलना चाहिए। तो भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है, तो उपयोगिता विज्ञान से वो जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपका आ गया, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, ये आपका क्वेश्चन आपको आ चुका है, किससे आ चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको आ चुका है सीडीपी से। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप किसी भी पेडोलॉजी का अगर आप मतलब कि टेस्ट दे रहे हैं, या अगर आपका सीडीपी कंप्लीट है ना, तो आपको पेडोलॉजी से आपको ना पेडोलॉजी में आपको 4 या 5 मार्क्स, आपको 15 में आपको 3 या 4 मार्क्स आपको सीडीपी ही कवर करेगा। अब देखिए, इसमें आपको दे दिया क्वेश्चन, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन दे दिया, आपको इन्फेंसेंसी का जिक्र कर रहा है, सॉरी इन्फेंसेंसी का, हाँ सही बस आपको जिक्र किया जा रहा है। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन अ ब का विचार करें। कथन न कर है कि शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। बा में दे रहा है कि 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहरा वाले बनाना में संलग्न होते हैं। आ सही है, बा गलत है, पहला ऑप्शन। सेकंड दे रहा आ गलत है, बा सही है। थर्ड ऑप्शन दे रहा आ और बा दोनों सही है। चौथा ऑप्शन आ और बा दोनों गलत है। तो इसके बारे में जिक्र करेंगे कि हाँ, शैशवावस्था में बच्चे की जो वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। उसको चिल्लाते हुए देखिएगा, जब बच्चा को रोता है ना, जैसे कि बच्चा जब शैशवावस्था में होता है ना, तो गला फाड़ फाड़ कर रोएगा। जब उसको कोई चीज़ नहीं मिलता है ना, एकदम पूरा, जब वो रोना शुरू करेगा ना, आपको अगर वो नीचे ग्राउंड में रहता है, ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, अगर वो चिल्लाना शुरू करेगा, रोना शुरू करेगा, तो आपको अपर वाला फ्लोर पर तक उसका आवाज़ आएगा। तो उसको वो गला फाड़ फाड़ के वो क्या करता है, चिल्लाता है। ठीक है, और कथन बा में कर रहा है कि हाँ, 6 और 12 महीने में जो बच्चा जो होता है या बच्ची जो होती है, वो एक दो शब्द को बोलना है, जो बबलाना है, जो शुरू कर देती है, अगर दोहराना है जो शुरू कर देती है। जैसे कि कोई बात है मम्मी बोलने के लिए, तो ऐसे बोलेगा मामा 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 मम्मी मम्मी मम्मी, ऐसे मतलब वो शब्द को दोहराना जो बबलाना दोनों बस शुरू कर देता है। तो आ बा दोनों क्या बिल्कुल राइट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे। ठीक है, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। किसमें? पहला ऑप्शन दिया है चयन, साहित्यकरण, उद्देश्य का निर्माण। सेकंड है चयन, सबकीर्ति, साहित्यकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। थर्ड है चयन, उद्देश्यों का निर्धारण और साहित्यकरण और सबकीर्ति। चौथा है चयन, सबकीर्ति, साहित्यकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो मैं इसमें विस्तार रूप से मैं जिक्र करूंगा कि पहले मानक बोली कहते किसको है, और कुछ से पहले कुछ चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, सुनिएगा समझिएगा। तो देखो आप लोग राइट आंसर भी इसका दीजिए। देखिए तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। अब क्यों आ रहा है मैं इसके बारे में जिक्र करूँगा कि चयन चयन साहित्यकरण, उद्देश्य और निर्धारण इसकी राइट ऑप्शन क्यों है।
तो एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है, जिसमें कौन सा होता है? पहले चयन होता है। क्या होता है? चयन होता है। तो चयन में पहले आपका होता है बोली। क्या होता है? बोली। तो बोली पहले स्तर पर भाषा का वह मूल स्वरूप एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली बोली का होता है। कहने का मतलब ये होता है कि एक सीमित क्षेत्र, एक सीमित एक एरिया है, एक सीमित एक क्षेत्र है जहाँ पर आप उस भाषा का क्या बोली क्या करते हैं? प्रयोग है जो आप लोग करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है जब वो बोली प्रयोग किया जाता है, जैसे कि किसी आप गांव में रहते हैं, कोई विलेज में आप पढ़ाते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ाते हैं, कोई जिला में रहते हैं, तो वहाँ पर एक ही बोली को ना क्षेत्रीय लोग उसको ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो वहीं उसको कहा जाता है स्थानिक या क्षेत्रीय बोली कहा जाता है। ठीक है, तो बोली मानक एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। तो एक बोली को पहले, एक बोली जो होता है ना, वो पहले उस क्षेत्र उस क्षेत्र उस राज्य में क्षेत्र कह सकते हैं, एरिया में या उस डिस्ट्रिक्ट में कह सकते हैं को बोली जाती है। सबसे पहले ये होना चाहिए। ठीक है, उसको कहते हैं आपको क्षेत्रीय बोली। सेकंड दे रहा भाषा। तो वह बोली कुछ विशेष विशेष भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कारणों से अपनाना क्षेत्र विस्तार कर लेती है। अब जो वो वही जो बोली जो है ना, वो अब आपको संस्कृति में बोली जाती है, सॉरी सामाजिक में, समाज में बोला जाता है, और सांस्कृतिक मतलब वहाँ के कल्चर में उसमें उस बोली का प्रयोग किया जाता है, राजनीतिक में वहाँ की बोली का प्रयोग किया जाता है, और भौगोलिक में उस बोली का प्रयोग है जो किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं? तो उसे कहा जाता है भाषा। अब मानक भाषा। क्या मतलब? मानक भाषा। तो पहला बोली हुआ, फिर आपका भाषा हुआ, फिर आपका मानक भाषा हुआ। तो यह वह स्तर है जब भाषा का प्रयोग का क्षेत्र अत्यधिक विस्तार हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर तीन चीज़ का मैंने जिक्र किया। पहले मैंने वो जिक्र किया आपका बोली का। तो बोली का मैंने जिक्र किस लिए किया? बोली का मैंने जिक्र इसलिए किया कि वहाँ पर जिस क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ पर उस क्षेत्र में उस बोली का प्रयोग है जो किया जाता है। ठीक है, दूसरा मैंने प्रयोग किया भाषा का। तो वही जो बोली जो उस क्षेत्र में जो बोला जाता था, अब वही जो बोली जो है आपको सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक में उस बोली को प्रयोग है जो किया जाता है। तो वो रूप किस में आ गया? भाषा में आ गया। ठीक है, अब मानक भाषा में आने के लिए क्या करना होगा कि अब उसी भाषा को अत्यधिक उस क्षेत्र में प्रयोग है जो किया जा रहा है। अब जो बोली फिर भाषा, अब उस दोनों को मिला करके अत्यधिक विस्तार हो गया। अब वही भाषा है जो उस क्षेत्र में, चाहे उस राज्य में पूरी तरह से और फैल गया। ठीक है, तो उसको कहते हैं चयन, साहित्यकरण और उद्देश्य का निर्माण। तो चयन करना मतलब कि एक क्षेत्र में, एक राज्य में, एक क्षेत्र में, एक डिस्ट्रिक्ट में वो बोली को बोला जाना। और साहित्यकरण करने का मतलब ये हो गया, साहित्यकरण करने का मतलब ये हो गया कि इसका कहने का मतलब तात्पर्य ये हो गया कि कोई जो भाषा था ना, अब उसको कहाँ कहाँ चला गया? वो कल्चरल में चला गया, वो सामाजिक में चला गया, वो राजनीतिक में चला गया। अब उसका उद्देश्य और निर्धारण क्या था? उसका उद्देश्य और निर्धारण ये था कि अब वो जो भाषा जो है ना, वो पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में वो फैल चुका है, तो वो सब लोग उसको बोल रहे हैं। तो मानक बोली का ये तीन चीज़ होना बहुत ही, तीन चीज़ से वो गुजरती है। चलिए बताइए कि बोली के संबंध में कथन और भाव पर विचार करें। कथना का था कि किसी देश में एक हिस्से में बोले जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। कथन ब कहता है कि एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोग द्वारा विविध प्रकार के उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली रूप में जानी जाती है। आ सही है, बा गलत है। सेकंड ऑप्शन है आ गलत है, बा सही है, आ और बा दोनों सही है, और आ बा दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन का था किसी देश के एक हिस्से में बोले जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर जो आ है, जो बिल्कुल क्या, बिल्कुल यहाँ पर सही है। आ क्या है? बिल्कुल यहाँ पर सही है। आ क्या आपको बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ठीक है, कहने का मतलब आ का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि कोई देश है, कोई देश का कोई राज्य हुआ, ठीक है, कोई राज्य में कोई क्षेत्र हुआ, कोई एरिया हुआ, और वहाँ पर विभिन्न भाषाओं का प्रयोग उस राज्य में भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन उस क्षेत्र में किसी खास भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि वो एक क्षेत्रीय बोली होगा, वो एक एरिया लैंग्वेज होगा। बिल्कुल सही है। जैसे कि अगर
बिहार में देखा जाए, मैं बिहार का यहाँ पर उदाहरण ले रहा हूँ, तो बिहार में आरा में कुछ और बोली बोले जाता है, वहाँ पर लोग आरा हो गया भोजपुरी, वहाँ लोग भोजपुरी का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ लोग गाँव का अब अपना प्रयोग करते हैं। जैसे आप नालंदा में आइएगा तो आपको यहाँ मगही भाषा को सबसे ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलेगा, आपको गाँव क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, शहरीकरण में नहीं मिलेगा उतना देखने के लिए, कुछ कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप नालंदा के अगर आप गाँव क्षेत्र में जाएंगे तो आपको मगही भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करने को मिलेगा, देखने को भी मिलेगा। तो वो उस क्षेत्र का क्या हो गया, वो इस क्षेत्र का क्षेत्रीय बोली हो गया। ठीक है। अब कथन बात कर रहा था कि एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोग, मतलब जो एजुकेटेड जो पीपल हुए, द्वारा विभिन्न प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। नहीं, वो भाषा के रूप में जानी जाती है, बोली के रूप में नहीं जानी जाती। मैंने आपको बोली का ऊपर मैंने जस्ट अपने ऊपर मैंने आपको देखा, ऊपर मैंने आपको बताया भी कि बोली किसे कहते हैं। बोली उसको कहते हैं, बोली उस शब्द को कहा जा रहा है कि किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र में लोगों के द्वारा उसको बोली को बोला जाता है, वही बोली को सभी लोग बोलते हैं, तो उसी को कहा जाता है आपको बोली। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर एजुकेटेड लोग आ गए तो वो अनेक भाषा का, लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, बोली का नहीं, वहाँ पर वो लैंग्वेज का प्रयोग है जो करेंगे। तो आ सही और बा क्या है, बिल्कुल आपका गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ सही और बा गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या बिल्कुल राइट है। सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का है। देखिए, और यहाँ पर क्वेश्चन आपका आया है कि पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी, सहकर्मी से जाने का समय हो गया है हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी, वरिष्ठ नियोक्ता से महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे या 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना चाहिए। भाषा के इस भिन्नता के किस रूप में जाना जाता है, शुद्धवादी, अस्तर भिन्नता, रजिस्टर या मुहावरेदार। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है रजिस्टर, बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। जिक्र करेंगे शुद्धवादी तो प्रयोग सब में किया गया था, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अस्तर भिन्नता का में सब में तो अलग अलग प्रयोग तो किया ही गया, तो इसको भी छाट दीजिए। मुहावरेदार तो कभी था नहीं, कुछ मुहावरे का प्रयोग तो किया नहीं गया था, कोई अस्तर की तो भिन्नता थी नहीं। और शुद्धवादी तो यहाँ पर तो जिक्र किया नहीं गया, यहाँ पर रजिस्टर जिक्र किया गया। रजिस्टर क्या होता है बताते हैं कि भाषा की वह भाषिक होती है, किसी भाषा का वह भाषिक होती है जो किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक वर्ग या लक्ष्य के लिए प्रयोग हो। यहाँ पर जो सामाजिक परिस्थिति के अनुसार सब भाषा का प्रयोग किया गया, अलग अलग है जो किया गया। तो आपको रजिस्टर जो है शब्द है वो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। इसमें क्या रजिस्टर कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार, सामाजिक वर्ग के अनुसार या लक्ष्य के अनुसार उस भाषा का प्रयोग है जो किया जाता है। तो किसके अनुसार, रजिस्टर के अनुसार। तो भाषा में इस विभिन्नता के किस रूप में जाना जाएगा, रजिस्टर के अनुसार को जाना जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ेंगे। देखिए थ्योरी क्लास से जा गया, फिर थ्योरी का आपका क्वेश्चन आ गया कि समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। तो समूह निर्माण का विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है, पियाजे के सिद्धांत पर, बाइगोसी के सिद्धांत पर, ब्लूमफील्ड के सिद्धांत के अनुसार, क्रैक्सन के सिद्धांत के अनुसार। समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होने चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके, समूह निर्माण का विचार कर सके, किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो जिन पियाजे ने संज्ञाता विकास का सिद्धांत दिए थे उसमें इस चीज़ का कभी कोई जिक्र यहाँ पर नहीं किए थे, तो यहाँ पर गलत हो गया। अब ले बैगोस्की जी आते हैं सामाजिक संस्कृति सिद्धांत में आते हैं। इन्होंने स्टार्टिंग से कह चुके थे कि बच्चा जो कुछ भी सीखेगा वो किसे सीखेगा, वो सीखेगा आपको समाज में रह करके, संस्कृति में रह करके बालक है जो सीखेगा, और बालक है जो सीखेगा वो दूसरे लोगों से सीखेगा। यहाँ पर मैंने उसका फोल्डिंग का मैंने आपको जिक्र किया था, ढांचा का मैंने जिक्र किया था, एमकेओ का मैंने आपको जिक्र कर चुका हूँ, मैं इसका थ्योरी क्लास में पढ़ा भी चुका हूँ। तो मैंने आपको एमकेओ का मैंने आपको जिक्र किया था, मोर नॉलेजेबल देन अदर, जो आपसे अत्यधिक जानते हैं वो आपको सहायता हर चीज़ में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है,
समूह में वाद विवाद में भाग लेने के लिए एक भाषा शिक्षक के साथ रखता है, एक यहाँ पर साथ रखते हैं कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होने चाहिए। अब कह रहे हैं ना कि जो जो विद्यार्थी जो कनिष्ठ वर्ग से होंगे अर्थात एक विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से, मतलब कि जो कनिष्ठ वर्ग करने का मतलब वो सेम वर्ग से होंगे, सेम कक्षा से होंगे, और एक जो बालक जो होगा वो अदर कक्षा का, उससे हाई लेवल का होगा, ठीक है, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। अब जो सेम लेवल का जो क्लासेस जो बच्चे जो होंगे उनको वो उसको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो हेल्प करना किस में आ गया आपको, ढांचा में आ गया, स्कैप फोल्डिंग में आपको आ गया, एमक्यू में वो आ चुका, सॉरी एमक्यू में आ गया, मोर रेलेवेंट देन अदर में आ गया, तो वो किस में आ गया, ले बैगोसी सिद्धांत में आता है, ठीक है। चलिए इसके बताइए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, बहुत ही ईजी है। समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब आप एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे। ऑप्शन है समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे, उससे बात करेंगे, उसे सभी के सामने बात करेंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसके अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और जितना भी आपको टेस्ट से जो क्वेश्चन जो होंगे वो आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे सारे सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रहा था, और जिन लोगों का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, मैं जिक्र कर रहा हूँ सभी ऑप्शन क्यों गलत होंगे। समूह कक्षा सामने से चिल्लाएंगे तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर 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 आप शिक्षक बने हुए हैं और यदि आप कुछ पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर कोई बालक है जो अच्छा व्यवहार नहीं करता है या वो अच्छे ढंग से अनुचित व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो आप क्या करेंगे, उसको चिल्लाएंगे नहीं, उसको कभी नहीं चिल्लाएंगे। चिल्लाएंगे ना तो उसके अंदर वो और वो बिगड़ना जो चाहता है वो और बिगड़ जाएगा, ठीक है। उसे सभी सामने बात करेंगे नहीं, उसको सभी सामने बात नहीं करेंगे, उसको क्लास एंड होने के बाद उससे वार्तालाप है जो करेंगे, ठीक है। उसे कुछ कहेंगे नहीं, उसके स्वाभाविक अनुसूचिता की अपेक्षा करेंगे, बिल्कुल गलत। कोई बालक अपने आप नहीं सुधर सकता, बालक कुछ गलती कर रहा है, कुछ त्रुटियां है उसमें, तो उससे जो कक्षा जो वर्ग होती है जो समाप्त होने के बाद उस बालक से रुकवाएं, उस बालक से पूछें कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, क्या दुर्नता है, अगर तुम ऐसा नेक्स्ट बार से तुम करोगे तो तुमको मुर्गा बना देंगे, तुम्हें बाहर से तुम्हें दंडित करेंगे, या तुम इस चीज़ को सुधार करो प्रेम से, या तो यदि नहीं तो तुमको हम दंड देंगे। तो इससे बालक को सुधार है जो हो जाएगा, तो उस बालक से क्या, उससे बालक से बात करेंगे, ठीक है। चलिए ये बताइए क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए कि मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है किस रूप में जाना जाता है, संप्रेषण के लिए, अंतक्रियात्मक के लिए, संरचनात्मक के लिए, निवेश उपगम के लिए। मान्यताओं का वह समूह, क्या, मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है, क्या करता है, इस बात की वह व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं, क्या, भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, भाषा क्या है, संरचनाओं या नियमों का समूह है, तो वो किस रूप में जाना जाता है, तो आराम से संरचनात्मक उपगम के रूप में जाना जाएगा। किसमें, संरचनात्मक उपगम के रूप में आपका जाना जाएगा। इसमें क्या, भाषा का संरचना और नियमों का समूह होता है। संरचनात्मक में क्या होता है, एक सभी चीज़ का समूह होता है। संरचना मतलब करने का मतलब कि समूह को इकट्ठा करके बनाना। संरचना किसी को निर्माण करते हैं, किसी चीज़ को कुछ निर्माण करते हैं, कुछ चीज़ बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें सभी चीज़ का क्या होता है, एक जवाब होता है, ठीक है। संप्रेषण द्वारा नहीं होगा, गलत है। अंतक्रियात्मक द्वारा नहीं होगा, निवेश उपगम का कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है, तो आपको संरचनात्मक उपगम का बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए। अभी तो ऊपर मैं जिक्र भी किया था, इस प्रश्न वाले जिक्र भी किया हूँ कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन आ ब पर विचार करें। संप्रेषण क्या, संप्रेषणात्मक में कथन आ कह रहा है कि शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है, ठीक है। कथन ब कह रहा है कि शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपगम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। ये हिंदी पेडोलॉजी का आपका लास्ट प्रश्न है और टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न है। सब लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। और बहुत सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद
कि सभी लोगों ने मिल करके 250 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए। बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को, धन्यवाद सभी लोगों का। तो शिक्षक की भूमिका समन्वयता वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बच्चों का मॉडल नहीं बनेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है, अब सिर्फ बच्चों का रोल मॉडल नहीं बनेंगे, बल्कि बच्चों को मॉनिटर भी करेंगे। कौन बच्चा सही ढंग से काम कर रहा है, कौन पढ़ के आ रहा है, कौन बच्चा पढ़ के नहीं आ रहा है, कौन कितना उसमें नॉलेजमेंट जा रहा है, कौन नॉलेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसमें अब जाँच करेंगे। ठीक है, तो मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है, बिल्कुल सही है। अब सिर्फ रोल मॉडल नहीं होंगे, बल्कि बच्चे को एक संसाधक और मॉनिटर के रूप में, संसाधक करने का मतलब कि बच्चों को जागरूक करेंगे, प्रेरित करेंगे कि वो क्या कर सकता है, वो आगे चल कर वो क्या बन सकता है, उसको उसके बारे में उसको जागरूकता बढ़ाएंगे, उसको सही मार्ग पर आप लेकर के जाएंगे। ठीक है, कथन वह कर रहा था कि शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपगाम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों का भाग लेना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि व्यक्तिवादी नहीं, आप वहाँ पर हर चीज़ का शिक्षा ले रहे हैं। आप सिर्फ खाली व्यक्ति के सही गुण या सही विचार के बारे में सिर्फ शिक्षा नहीं ले रहे हैं, आप वहाँ पर हर चीज़ के बारे में शिक्षा और गुण है जो ले रहे हैं। तो सिर्फ खाली व्यक्तिवाद के लिए नहीं होगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर पहला सही है और ये आपको अब इंड किया जा रहा है। तो आज का टेस्ट सीरीज हिंदी पैथोलॉजी का कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप लोगों ने कितना सही बनाया है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हिंदी पैथोलॉजी का 15 प्रश्न था और प्रीवियस ईयर का सारे प्रश्न थे, आप देख भी सकते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन क्या प्रीवियस ईयर को, अगर आपके क्वेश्चन जो है सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको, तो इसी प्रकार से टेस्ट सीरीज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। और आज का टेस्ट सीरीज कैसा लगा वो नीचे बस बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अपने 15 नंबर में से 15 क्वेश्चन में से आपका कितना सही गया वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को आप समाप्त कर रहे हैं, धन्यवाद सभी लोगों का। और इसी प्रकार से आपको क्लासेस जो है टेलीग्राम पर आपको यूट्यूब पर आपको 5:30 PM में आपको आराम हो जाती है क्लासेज है जो, और वीडियो को जो अवश्य शेयर करें सभी लोगों के साथ।